इसका क्या पढ़ना है, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना है। यानी आई इफेक्ट क्या बताता है, तो टू नो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कौन सा बेस स्ट्रांग होगा, कौन सा बेस वीक होगा। तो दूसरा देखिए, टू नो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्या बताता है, तो टू नो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, बेस का बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो सुनिए, प्लस आई इफेक्ट plus I effect increases the basic strength of base, while minus I effect decreases the basic strength of base। हम क्या लिखें, देखिए लिखें प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, करा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस while minus I effect decreases the basic strength of base, करा प्लस आई इफेक्ट किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जबकि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप किसी भी बेस का बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, डिक्रीज कर देता है। तो क्या करता है, जैसे देखिए सुनिए, जैसे एक आप लिखते हैं अमोनिया, देखिए ध्यान से RnH2, इसके पास भी लोन पेयर होता है, एक होता है अमोनिया NH3, इसके पास भी लोन पेयर है। तो बेस किसको कहते हैं, तो H प्लस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है, किसका पावर, H प्लस को। तो जो जितना ज्यादा H प्लस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा वह उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब आप खुद सोचिए, ये अल्काइल ग्रुप है, यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, या R इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो H प्लस आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर प्लस आई फेड ग्रुप जुड़ेगा तो बेस का बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इसका मतलब सबसे इस दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएगा, RnH2 स्ट्रॉन्गर बेस होगा, किससे, अमोनिया से। तो इसमें क्वेश्चन आता है एक बहुत अच्छा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसमें चॉइस दिया ऐसा, देखिए अमोनिया, बी में दिया RnH2, सी में दिया Rn, सी में डी में दिया RnR, ऐसे दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया अमोनिया, इसी को आप ऐसे लिखते हैं अमोनिया। इसको आप क्या लिखेंगे, 1 डिग्री एमीन, आर एक आर लगा हुआ है तो 1 डिग्री प्राइमरी, इस क्या हो जाएगा सेकेंडरी 2 डिग्री एमाइन, और डी में हो गया टर्सरी 3 डिग्री एमाइन, ऐसे। तो अमोनिया 1 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ऐसे हो गया। अमोनिया हो गया प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, और क्या हो गया, टर्सरी एमाइन। इसमें पूछा है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर जितना ज्यादा होगा वह स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बोले सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, देखिए यहाँ इफ यदि R बराबर अगर CH3 ग्रुप है,
अगर R इजकल टू क्या है, CH3 ग्रुप, कौन सा ग्रुप है, CH3 मिथाइल ग्रुप। अगर R बराबर लिखा हुआ है CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें याद रखना है, होना तो चाहिए D नंबर, नहीं होता है सेकेंडरी, तब 1 डिग्री, तब टर्सरी, तब अमोनिया, ऐसे होता है। क्यों होता है, देखिए यहाँ 3 आ रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो इस सबसे ज्यादा यहाँ इस पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, H प्लस को अट्रैक्ट करने का पावर सबसे ज्यादा होना चाहिए। नहीं होता है ना, यहाँ स्टेरिक इफेक्ट काम करता है, क्राउडिंग, क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, भीड़, इसको स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ होने के कारण ना, क्राउडिंग होने के कारण H प्लस को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता, इसलिए टर्सरी से ज्यादा कौन हो जाता है, सेकेंडरी, और टर्सरी से भी ज्यादा और कौन हो जाता है, प्राइमरी, और तब आता है टर्सरी। लेकिन फिर ट्रेंड बदल जाता है, कब, यदि इफ आर बराबर, देखिए इफ आर बराबर अगर C2H5 है, ये सब ट्रेंड याद रखना होगा, मतलब आर मिथाइल के जगह क्या हो गया, इथाइल, तब फिर क्या होगा, सेकेंडरी, तब होगा सेकेंडरी के बाद 1 डिग्री नहीं, तब टर्सरी, तब 1 डिग्री, तब अमोनिया, ऐसे ट्रेंड याद रखना होगा। और उसके बाद भी एक और क्वेश्चन है, देखिए इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, देखिए इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गैस फेज, अगर क्वेश्चन को पूछा गया कि गैस फेज में बताइए, अगर ये पूछता है तब कि गैस फेज में बताइए, तो गैस फेज में क्या होता है ना, मोलकुल मोलकुल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और जब मोलकुल मोलकुल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां स्टेरिक इफेक्ट कम लगेगा, इसलिए उस केस में सबसे ज्यादा टर्सरी, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब अमोनिया। आई जब गैस फेज पूछेगा तब ये आंसर होगा, बात समझे, जब क्वेश्चन क्या पूछे, गैस फेज में, तब आप इसको आंसर बताइए, ठीक है। चलिए लिखिए, है क्या, एक टर्म, द टर्म रिजोनेंस वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, देखिए द टर्म रिजोनेंस वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग, रिजोनेंस का टर्म दिया गया किसके द्वारा, हाइजेनबर्ग, किसके द्वारा, हाइजेनबर्ग। ये रिजोनेंस है क्या, देखिए सुनिए, जैसे किसी भी कंपाउंड का, जैसे आप बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे बेंजीन है, देखिए है ना हमारा, ये बेंजीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड में कहा जाता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या है, पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड, इधर देखिए पाई बॉन्ड जो होता है ना वो वीक बॉन्ड है, और वीक बॉन्ड होता है तो वह आसानी से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड, ये बॉन्ड आसानी से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। अब ब्रेक करके इसका पोजीशन बदल सकता है, इस तरह से देखिए, ऐसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बोले डबल बॉन्ड पहले कहां कहां पे है, 2 और 3 पे है, और कहां है, 4 और 5 पे है, और कहां है, 1 और 6 पे है। अब इसका पोजीशन बदल दीजिए डबल बॉन्ड का, देखिए 1 2 पे चला गया, 3 4 पे चला गया, 5 6 पे चला गया। एटम का कोई पोजीशन नहीं बदले, जो एटम जहां है सब वही है, सिर्फ डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया। इससे जो डिफरेंट प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इस स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
और इस घटना को, फेनोमेनन को हम रिजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोनेंस। क्लियर हुआ? यानी फिर से सुनिए, रिजोनेंस में क्या है, सिर्फ डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल जाता है, बाकी जो एटम जहां लगा है वो सारा एटम वहीं पे लगा हुआ है। इसके कारण जो डिफरेंट प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनता है सब, इस सारा स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा लुईस स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है? लुईस, या इसी को कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं लुईस स्ट्रक्चर थ्रू रिजोनेंस के थ्रू, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिजोनेंस। क्या कहते हैं? रिजोनेंस। आगे सुनिए, जैसे आप एक और देखिए CH2, देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप रिंग में ही लिखते हैं। देखिए यहां देखिए, ये देखिए अब क्या है, देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहां चला गया, तो डबल बॉन्ड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो इस पे प्लस आ जाएगा, और फिर यहां फिर ए डबल बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो प्लस, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो कैसा चार्ज? माइनस। इस घटना को क्या कहते हैं? रिजोनेंस। क्या कहते हैं? रिजोनेंस। यानी रिजोनेंस में क्या है, केवल डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का पोजीशन क्या होता है? बदल जाता है। इसी को हम लोग रिजोनेंस कहते हैं। चलिए लिखिए पहले इसको। ये CO3 कार्बोनेट आयन है, इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिए, फिर डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल दीजिए, डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, एक बार डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, ये सब रिजोनेटिंग कहलाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हम बनाए? कार्बोनेट आयन का। सबका पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज होता है डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का, उससे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए हो गया, क्या हुआ, क्या है आज? सर बोले कि क्लास लेना है, बच्चे लोग को कोर्स को खत्म करना है, तो हम बोले रख दीजिए। क्यों आज नहीं पढ़ना था?
हम आप ही लोग के लिए सोचे क्लास ले लेते हैं, तो सोचे हम भी छुट्टी लेके चले। हम लोग भी 3 नहीं आने वाले थे, नहीं आने वाले थे। अच्छा अच्छा लगता है। अच्छा, कोई बात नहीं, लीजिए। चल देखिए, देखिए एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। कौन सा कंपाउंड है? क्लोरोबेंजीन। इधर देखिए सब, क्लोरोबेंजीन, ध्यान से इधर देखिए सब। एक कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आप कंपाउंड को कैसे बनाते हैं? देखिए इसका आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर घुमाने देख लीजिए। देखिए एक Cl का क्लोरीन का लोन पेयर है, ध्यान से देखिए। एक क्लोरीन का क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है? इसको स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिएगा ताकि फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आ जाए। ये लोन पेयर क्या किया? देखिए ये डोनेट किया इस कार्बन को। तो जब कार्बन को डोनेट किया, इधर देखिए, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलकर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड बन गया इस तरह से। देखिए ऐसे देखिए बन गया, ये डबल बॉन्ड आ गया Cl के बीच में। ये Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और उसके बाद देखिए ये डबल बॉन्ड यहां पे भी है, एक डबल बॉन्ड यहां पे भी हो गया। और जैसी डबल बॉन्ड बना, तो ये क्या किया कि ये जो डबल बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। इस पे कैसा चार्ज हो गया? माइनस। अब मेरी बात सुनी, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, फिर यह कार्बन फिर इसको दे दिया। तो जब इससे एक गेन किया और फिर ये लॉस कर दिया, तब तो फिर इसमें कोई चार्ज रहा नहीं, रहा कोई चार्ज नहीं रहा। तो चार्ज किस पे आ गया? इस कार्बन पे आ गया। तो डबल बॉन्ड यहां तो बन ही नहीं गया। जैसे ए Cl अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, तो जैसे दिया तो इस पर माइनस आया, तो इस पर प्लस आया, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ क्या बना लिया? डबल बॉन्ड बना लिया। और फिर जब इस पर माइनस आया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर इसको दे दिया, पाई बॉन्ड टूट करके। तो जो इस पर माइनस आया, फिर इसके कारण इस पर प्लस आ गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो बाकी फाइनली इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर आ गया, तो इस पर कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। अब देखिए फिर से इधर देखिए, क्या मोबाइल है क्या? इधर देखिए सब बोर्ड, फिर रोटेट कराने कहेंगे तो फिर रोटेट नहीं करा पाइए। फिर देखिए फिर ये डबल बॉन्ड है ना, देखिए ऐसे। फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? यह कार्बन इस कार्बन को डोनेट कर दिया, और जैसी डोनेट यह कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इस पर फिर एक प्लस आ जाएगा, और इस पर कैसा आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। और जब इस पर माइनस है, लॉस करेगा तो प्लस आया, तो फिर माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा? जीरो। तो बॉन्ड फिर ऐसा बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था Cl प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये डबल बॉन्ड आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, इस पर कैसा चार्ज हो गया? माइनस चार्ज। और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये आया। फिर उसके बाद देखिए फिर ऐसा ये तब तक घूमेगा जब तक कि पूरा एक बार स्ट्रक्चर घूम नहीं जाता। और जितना भी डिफरेंट डिफरेंट का स्ट्रक्चर बनेगा, ये सब कहलाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या क्या कहलाएगा? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। फिर एक बार रोटेट कराइए, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, दोनों पेयर, और ये डबल बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। हर बार वही होगा। देखिए तो यहाँ फिर क्या बनेगा? देखिए ये बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर डबल बॉन्ड एक यहाँ आ गया, और देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इस पर कैसा चार्ज हो गया? माइनस। ये Cl था, ये Cl पे कैसा हो गया? प्लस। फिर एक बार लास्ट बचा, यहाँ ये हो गया डबल बॉन्ड। मतलब हर लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? लोन पेयर। मतलब जो Cl अपना लोन पेयर दिया था,
अब वही Cl को अपना लोन पेयर क्या कर रहे हैं हम यहाँ, रिटर्न वापस कर रहे हैं। रिटर्न वापस करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर जो बनेगा, 1 2 3 और Cl हो गया, चार्ज खत्म। ए चला गया यहाँ पे, आई डबल बॉन्ड टूट के चला गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर माइनस आ गया, अब प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 0। ये जितना तरह का जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये सारा स्ट्रक्चर कहलाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस। क्या कहते हैं, रिजोनेंस। आई जितना तरह का स्ट्रक्चर्स बन रहा है, ये सब ये डिफरेंट प्रकार का लुईस स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लुईस। इसमें देखिए सब में जा देखिए, किसी भी एटम का कोई भी पोजीशन चेंज हो रहा है, देखिए तो सिर्फ क्या बदल रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन या लोन पेयर का। डबल बॉन्ड बदलते जा रहा है लोन पेयर में, लोन पेयर बदल रहा है डबल बॉन्ड, मतलब सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। किसका पोजीशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का। इसमें कहीं सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है, मतलब सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। लिखिए इसको, देखिए हम उसी को क्या लिखें, when two or more Lewis structure of a compound is written, करा जब किसी एक ही कंपाउंड का, जब दो या अधिक लुईस स्ट्रक्चर कंपाउंड का रिटर्न लिखते हैं इन विच, जिसमें द पोजीशन ऑफ एटम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें किसी भी एटम का पोजीशन क्या रहता है, कांस्टेंट, बट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। किसका पोजीशन चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का। आर कॉल्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर और सुनिए, द डिफरेंस स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड, द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस के थ्रू, रिजोनेंस के द्वारा जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होता है, जैसे सब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वह सारा स्ट्रक्चर कहलाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाता है, या उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर है सब हाइपोथेटिकल होता है, ये सब हमारा क्या है, काल्पनिक है। कैसा है, काल्पनिक, हाइपोथेटिकल होता है। ईच कैनोनिकल स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए सब में देखिएगा पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। देखिए सब में एक एक लोन पेयर है ना, एटम का पोजीशन भी सेम, सिर्फ क्या बदला है, तो सिर्फ पाई बॉन्ड का पोजीशन या लोन पेयर का, ठीक है ना, उसका पोजीशन बदला है। ईच कैनोनिकल स्ट्रक्चर है नियरली सेम एनर्जी, जितना भी है सबका एनर्जी का वैल्यू भी लगभग क्या होता है, सेम। इन राइटिंग डाउन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जब आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्टेट रूल इज ऑलवेज ओबे, हमेशा ऑक्टेट रूल का पालन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कार्बन का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए और लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होना चाहिए, 8। ऑक्टेट रूल का हमेशा पालन हो। क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है ना वीक बॉन्ड होता है, सो इट इज इजिली ब्रोकन। जितना भी डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए बॉन्ड आसानी से क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। अब आसानी से ब्रेक होने के कारण जो उसका इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरा जगह क्या होता है, चेंज हो सकता है। इसलिए पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, सो इट इज इजिली ब्रोकन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स पोजिशन, पाई इलेक्ट्रॉन का पोजिशन क्या होता है, चेंज होता है। फिर लिखे हिंस इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर पोजिशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज चेंज बट द पोजिशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए रिजोनेंस में क्या बताए कि रिजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलता है, बाकी सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है, कांस्टेंट। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा वह इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदलेगा। इसका मतलब जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अटैच होगा उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदलेगा, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोई पोजीशन चेंज नहीं होगा। इस घटना को ही पूरे को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस। क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। तो बस इतना जरूर याद रखिए कि रिजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलता है,
यानी केवल पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बदलता है। सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिखिए इसको। ये बोले रिजोनेंस स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड व्हिच टेक्स प्लेस वाया फॉलोइंग थ्री पाथवे। यानी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन बदलेगा वो कैसे बदलेगा, तो बॉन्ड टू बॉन्ड बदलेगा, बॉन्ड टू एटम बदलेगा, या फिर एटम टू बॉन्ड बदलेगा। जैसे देखिए, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि एटम टू एटम, एटम से एटम पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज नहीं होता है। एटम टू एटम पाई इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए एग्जांपल में, देख जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको देखिए, ऐसे देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड टूटा तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन टूट के यहां शिफ्ट हो गया, और ए पाई बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए। तो ये जब यहां क्या हुआ, ये बॉन्ड था, आई बॉन्ड से यहां बॉन्ड बन गया, मतलब यहां डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड यहां आ गया, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैसे चेंज हुआ, तो बॉन्ड टू बॉन्ड, जैसे बॉन्ड टू बॉन्ड आ गया। देखिए यहाँ ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ऐसे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस किया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद ए एटम जो था, यानी इसको कहते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड से बॉन्ड बन गया। और ए जो होगा बॉन्ड टू एटम होगा। देखिए बॉन्ड टू एटम, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, एटम के ऊपर। कहां चला गया, एटम के ऊपर। इसको लिखते हैं बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गया, इस पर कैसा हो गया, माइनस चार्ज। यहाँ पे हो गया प्लस चार्ज, यहाँ हो गया माइनस चार्ज, इसको कहेंगे बॉन्ड टू एटम। तो इलेक्ट्रॉन का, कोई भी एटम का पोजीशन कहीं नहीं बदला है, सिर्फ बदला क्या है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन। क्या बदला है, इलेक्ट्रॉन का। ए डबल बॉन्ड यहां चला गया, मतलब इधर इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में आ गया, और नहीं तो ए पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट करके एटम पे चला गया। इसका मतलब बॉन्ड टू बॉन्ड, यानी तो बॉन्ड टू एटम। एक होता एटम टू बॉन्ड, क्या होता है एटम टू बॉन्ड, वो कैसे होगा, देखिए CH2CH, यहां पर Cl है, यहां देखिए ये विनाइल, इसको पढ़ते हैं विनाइल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन ये चला गया बॉन्ड में, आई बॉन्ड टूट करके चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसको कहते हैं एटम टू बॉन्ड, एटम टू बॉन्ड। तो देखिए यहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2, इस पर प्लस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इस पर कैसा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। ऐसे ये हो गया बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, एटम टू बॉन्ड, ऐसे हो गया। ये सब हमारा कहलाएगा रिजोनेंस। क्या कहलाएगा, रिजोनेंस। लिखिए इसको। नहीं डिफाइन कुछ नहीं।
कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, कौन कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो करेगा उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यानी कंडीशन फॉर रिजोनेंस। देखिए, कंडीशन फॉर रिजोनेंस, कंडीशन फॉर रिजोनेंस। पहला क्या लिखें, कंडीशन फॉर रिजोनेंस। तो सबसे पहला है ए पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, ऑफ पाई बॉन्ड। कह रहा है ए पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब देखिए, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसके बगल के इधर देखिए, बगल का जो भी एटम इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज। इधर देखिए बोर्ड, बोर्ड देखिए, बोर्ड देखिए, इधर बोर्ड देखिए, देखिए ए पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। इधर देखिए, सुनिए आप लोग, एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड में हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब जहां डबल बॉन्ड है उसके बगल का एटम पे कैसा चार्ज हो, प्लस। अगर ऐसा कंडीशन का कोई स्पेसीज है तो इसका मतलब वह शो करेगा रिजोनेंस। क्या शो करेगा, रिजोनेंस। दूसरा है ए निगेटिव चार्ज एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। फिर कह रहा है कि निगेटिव चार्ज होना चाहिए एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, उसके बगल पे एटम पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इसका मतलब एक कंपाउंड शो करेगा, क्या शो करेगा, रिजोनेंस। क्या शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। तीसरा है ए लोन पेयर एट एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए, लेकिन एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑन द एटम एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर एक लोन पेयर होना चाहिए। ऐसे देखिए, अगर लोन पेयर है इस तरह से, लोन पेयर है, इसका मतलब यह कंपाउंड भी रिजोनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। चौथा पॉइंट, ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। ऐसे देखिए, डबल सिंगल डबल, इसका मतलब ये भी कंपाउंड क्या शो करेगा, रिजोनेंस। क्या शो करेगा, रिजोनेंस। या ये भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है डबल बॉन्ड। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, चाहे कार्बन हो चाहे कोई और एटम हो। तो ये कंपाउंड शो करता है, क्या शो करता है, ये फ्री रेडिकल प्रेजेंट
ए फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस तरह से ऐसे। इसका इस सब कंडीशन है क्या शो करने का, पाई बॉन्ड यदि रिजोनेंस क्या शो करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। लिखिए इसको। हाँ। चलिए बने, इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करता है। चलिए सब एक बार क्वेश्चन को देखिए सब, चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करेगा। चलिए देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो रिजोनेंस। अब देखिए इधर देखिए सब, एक कोई कंपाउंड आपको दे दे और आपसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो करेगा या कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करेगा। अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल सिंगल डबल, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक कंपाउंड रिजोनेंस शो करेगा। यहां बताइए, इधर से कोई बोलिए, नहीं करेगा, क्योंकि देखिए कहां कहीं भी डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, तो एक डबल बॉन्ड तो मस्ट होना चाहिए, यहां तो एक भी डबल बॉन्ड है ही नहीं है तो नहीं बनेगा। यहां बताइए, एक कॉपी पे लिखी नहीं है तो लिखना चाहिए ना, बोलो। देखिए डबल बॉन्ड तो है, इसके बाद कहां कोई डबल बॉन्ड है तो नहीं करेगा। इसका बताइए कहां करेगा, कैसे करेगा, होगा कि नहीं, बताओ कैसे रिजोनेंस होगा। ये कोई तुम बताओगी ना कि कैसे सोची,
हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो, जैसे CHO लिखे है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो हो ना गया डबल सिंगल डबल, नहीं बताया हम, तो वो ध्यान रखिए डबल है, ए भी होगा। ये बताइए डबल, उसके बगल के आइटम पर प्लस चार्ज होगा। आइए ये बताइए डबल, इसके बगल के आइटम पे क्या है, एक लोन पेयर है, होगा। ये बताइए, कुछ बोलिए, आप लोग भी बोलिए कुछ। कुछ का मतलब यस या नो। हाँ कैसे कह रहे, डबल सिंगल, फिर सिंगल है तब ना डबल है। इसका बताइए, हालांकि आप तो अपना अपना बताइए। देखिए अल्टरनेट पर डबल बाउंड है, ये बोलिए, ये बताइए। क्या बोली, क्यों नहीं करेगा, अरे इसके पास क्या लोन पेयर नहीं होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, लोन पेयर लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो आप देख लीजिएगा इसके एटम पर लोन पेयर बचता है कि नहीं। और लोन पेयर है ही, फिर सिंगल है, फिर डबल है ना, तो होगा। लोन पेयर लिखा हुआ रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, जैसे कोई कंपाउंड ऐसा दे दी, ये होगा कि नहीं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl, बिल्कुल, क्यों इसके पास भी तो लोन पेयर होता है, तो डबल, तो ये लोन पेयर यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, इसलिए होगा। इस तरह क्लियर हो गया कि कोई क्वेश्चन अगर दे दे आपको कि कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, कौन सा कंपाउंड रिजोनेंस शो नहीं करता है, तो इस पे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए इसको हटा दें। देख क्लास 11-15 तक है, ठीक है, झूठ बोलते हैं। देखिए देखिए यहाँ क्या है, सुनिए इधर देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है फिनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव, वाई क्यों। ये देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि फिनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव होता है, क्यों ऐसा होता है, तो एक चीज याद रखिए, जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, जो कंपाउंड क्या शो करता है, रिजोनेंस, वह कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, और जो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा वह कंपाउंड लेस रिएक्टिव होगा। क्या होगा, लेस रिएक्टिव। आप पढ़ते क्यों हैं, इसलिए कि अच्छे जॉब लग जाए, अच्छा पैसा कमाए, इसलिए ना। अगर आपको ऐसा होता कि बिना पढ़े लिखे कुछ हो जाता कि नहीं, पैसा आप ऐसे ही कमा लीजिएगा, ऐसे ही जॉब लग जाएगा, इतना लोग मेहनत करेगा नहीं। मतलब ऐसे भी मैक्सिमम केस में किसका लागू, स्ट्रगल कौन करता है, जिसका स्टेबिलिटी कम है। जब मोर स्टेबल हो जाएगा तो स्टेबिलिटी अगर बहुत अच्छा मिल जाएगा तो उसका स्ट्रगल देखिए घट जाएगा। तो इसका मतलब आप जब मोर स्टेबिलिटी पे आ जाते हैं, ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी आपका घट जाता है। तो इसका मतलब एक कंपाउंड जो विनाइल क्लोराइड है, ये रिजोनेंस शो करता है, और जब रिजोनेंस शो करेगा तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। अब स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम। क्योंकि देखिए कंपाउंड क्या शो करता है,
ये लोन पेयर यहां चला गया, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये कंपाउंड ऐसे बनेगा, प्लस चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इस पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। जो कंपाउंड रिजोनेंस शो करता है, यह रिजोनेंस शो किया, इसका मतलब ये कंपाउंड क्या होगा, लेस रिएक्टिव। कैसा होगा, लेस रिएक्टिव। क्वेश्चन हो गया, तो लिखना होगा विनाइल क्लोराइड शो रिजोनेंस so it is more stable। इसलिए क्या होता है, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिविटी। हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल while फिनॉल इज एसिडिक। वाई, क्यों ऐसा होता है, क्या पूछ रहा है, इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल जबकि फिनॉल हमारा है एसिडिक। ये हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, ये न्यूट्रल होता है, जबकि कह रहा है ये फिनॉल हमारा एसिडिक होता है। ऐसा देखिए, न्यूट्रल का मतलब वाटर में H प्लस देता है, बहुत कम दे या ना दे तो उसको न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन फिनॉल हमारा एसिडिक होता है, क्यों, एक पूछता आपसे क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल व्हाइल फिनॉल इज एसिडिक, क्यों, वाई। देखिए, कोई भी चीज उधर जाना चाहता है जिधर उसका स्टेबिलिटी क्या हो, बढ़े, इंक्रीज हो, तो निश्चित है उस डायरेक्शन में लोग जाना चाहता है। जहां उसकी स्टेबिलिटी कम हो, लोग उधर जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो आप देखिए, इथाइल अल्कोहल और फिनॉल में, इसमें इथाइल अल्कोहल और फिनॉल में कोई कंपाउंड है जो रिजोनेंस शो करेगा, या दोनों शो करेगा, या दोनों शो नहीं करेगा, ध्यान से देखिए, बताइए। इथाइल अल्कोहल इज न्यूट्रल व्हाइल फिनॉल इज एसिडिक, वाई, क्यों ऐसा। तो हम बताइए इथाइल अल्कोहल न्यूट्रल क्यों होता है, और जबकि एसिडिक हमारा फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो सुनिए, ये बताइए, एक कंपाउंड रिजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, जो बताइए, ऊपर वाला कंपाउंड, नीचे वाला कंपाउंड। देखिए, तो ये क्या है इथाइल अल्कोहल में, देखिए जैसे CH3 CH2 OH, अगर यहां पर से अगर H प्लस देता है, इस पर माइनस, इस पर कैसा चल, ये हो गया इथॉक्साइड आयन। अब बताइए, ये इथॉक्साइड आयन रिजोनेंस शो करेगा, माइनस है, इसके बगल का कोई भी एटम पर प्लस डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो डू नॉट शो रिजोनेंस, ये रिजोनेंस शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये इथॉक्साइड आयन जब रिजोनेंस शो नहीं करेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका आयन जो है वह शो करता है रिजोनेंस। कैसे, देखिए, ये रिजोनेंस शो नहीं किया, जबकि फिनॉक्साइड आयन देखिए, अगर यहां पे देखिए, ये फिनॉल आप लिखें, यहां से H प्लस देता है, इस पर माइनस चार्ज, इस पर H प्लस। अब बताइए, ए रिजोनेंस शो करेगा कि नहीं, इसका नाम है फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है, फिनॉक्साइड। अब बताइए, फिनॉक्साइड शो करेगा कि नहीं रिजोनेंस। देखिए, माइनस चार्ज है, इसके बगल का एटम पे डबल बॉन्ड है,
तो इसका मतलब ए फिनॉक्साइड आयन शो क्या शो करता है? रिजोनेंस। रिजोनेंस शो करेगा तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। और जब मोर स्टेबल होगा तो ए फिनॉल से फिनॉक्साइड बनना चाहेगा, जब इथेनॉल से इथोक्साइड आयन नहीं बनना चाहेगा क्योंकि लेस स्टेबल बनता है। तो क्या लिखना होगा? इथाइल अल्कोहल का कंजुगेट बेस जो है वह रिजोनेंस शो करता है, जबकि फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस है यह हमारा रिजोनेंस शो रिजोनेंस शो नहीं करता है, यह रिजोनेंस शो करता है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है, जबकि इथोक्साइड आयन क्या है? लेस स्टेबल है। इसलिए इथाइल अल्कोहल न्यूट्रल होता है, जबकि फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। H प्लस देने के बाद जो बच जाता है उसको क्या कहा जाता है? कंजुगेट बेस। क्या कहा जाता है? कंजुगेट बेस। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिए।